बहुत से सेलिब्रिटीज ने सीखा भी हुआ है। आप कभी किसी मैगजीन वगैरह में देखोगे ना, आपको मिल जाएंगे, बहुत रेफरेंस मिल जाएंगे। कईयों ने क्रिस्टल पहने होते हैं गले में, यहाँ पर राइट, बहुत सारे क्रिस्टल्स पहने होते हैं लोगों ने। तो दैट इज अ पार्ट ऑफ हीलिंग, एंड नॉट ओनली हीलिंग बट कि अपने ऑरा को प्रोटेक्ट करने के लिए किया होता है। तो ये सब चीजें जो हैं अगर सेलिब्रिटीज कर रही हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो इन चीजों को नहीं मानते, तो उन्होंने मुझे बताया कि मैंने रेकी सीखी हुई है। तब मुझे रेकी के बारे में ज़्यादा पता नहीं था, थोड़ा बस मैंने सुना था। मैंने कहा अच्छा, तो बातों बातों में उन्होंने कहा अच्छा एक मिनट रुक, और उन्होंने कुछ ऐसे करके ना कुछ तो ऐसे किया, और उन्होंने कहा कि कुछ फील हुआ तुम्हें यहाँ पे, एंड लिटरली मुझे यहाँ पे कुछ तो फील हुआ उनको सिर्फ ऐसे करने से। ऑरा चेकिंग करने के लिए भी उन्हें हमसे ही तो सोर्स चाहिए, डीएनए तो हमारा ही चाहिए। कैसे करेंगे? अपने जो फोर फादर्स हैं उनकी पुरानी फोटो अगर आप देखोगे ना, वो पगड़ी में या टोपी में मिलेगी आपको। कभी कहीं जाते थे तो सर ढक के जाते थे। अरे बाल हमारे डीएनए तो है। हाँ, कभी कहीं जाते थे, पानी पीते थे तो कभी भी मुंह लगा के नहीं पीते थे। हाँ, ऐसे ऊपर से मैंने देखा अब भी कुछ लोग, ठीक है, पुराने जो हाँ, बूढ़े बूढ़े लोग हैं वो ऐसे पीते हैं। ठीक है। तो यानी कि आपने अपना स्लाइवर नहीं छोड़ा। ब्लैक मैजिक होते हैं या फिर जो किया कराया होता है, ऊपरी हवा होती है, ये सब अगर किसी ने इंटेंशनली करवाया तो उसका सोर्स हम ही ने दी। कि ऑरा अगर कहीं से भी हमारी टूट गई है, मतलब कोई भी एनर्जी हमें कुछ भी कर सकती है, फिजिकली, मेंटली, फाइनेंशियली, इवन हमारी फैमिलीज तक पे आ सकती है। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई हर इंसान के लिए कि ऑरा पता होनी चाहिए क्या होती है, और उसे प्रोटेक्ट कैसे रखना है वो भी पता होना चाहिए। तो सर इस पर आप बता दो। शरीर पर कोई भी छोटा मोटा भी कट लग जाए, हम शेव करते हैं, कट लग जाते हैं, वो भी ऑरा को। थ्रेडिंग कराते हैं, वैक्स करवाते हैं, ठीक है। अब मैं फीमेल्स पे आ गया, तो कई बार होता है ना, स्किन थोड़ी सी रैश हो जाती है, हाँ, और कट लग गया, ऑरा टूट जाता है। नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू पार्ट 2 ऑफ दिस पॉडकास्ट। आपको याद होगा हमने इसका एक पार्ट 1 भी रिलीज़ किया था, जिसमें ऑलरेडी गुरप्रीत सर ने इतनी सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हमें बताई थी और सबका रिएक्शन भी इतना ज़्यादा शॉकिंग और इतनी सारी चीज़ें हमें जानने को मिली थी। तो गाइस, इसका हम पार्ट 2 आज आपके लिए लेके आए हैं, और इस पार्ट 2 में भी आपको उतना ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। इस पार्ट 2 में हमने बात की है रेकी के बारे में। रेकी एक ऐसी हीलिंग थेरेपी होती है जिसकी हेल्प से कैंसर तक का ट्रीटमेंट किया जा सकता है। इसके अलावा ब्लैक मैजिक जैसी कोई चीज़ होती है, अगर होती है तो उसके क्या क्या दुष्प्रभाव किसी पे हो सकते हैं। ब्लैक मैजिक अगर किसी पे किया जा सकता है तो किन वजहों से हमारे ऊपर ब्लैक मैजिक हो जाता है और हम कैसे उनसे बच सकते हैं, इसके बारे में हमने बात की है। हमारी एक ऑरा होती है जो हमें प्रोटेक्ट करती है। वो ऑरा क्या होती है, उसको कैसे स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है, उसके बारे में हमने बात की है। इसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हमने इस वाले सेशन में कवर किए हैं जिनके बारे में आपने पहले नहीं सुना होगा, एंड डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, बहुत ज़्यादा रोमांचक ये पॉडकास्ट सेशन होने वाला है। सो गाइज़, हमने सर की डिटेल्स भी यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दी हैं। अगर आपका कोई सवाल है, आपको उनसे कुछ भी पूछना है, आप कमेंट्स में भी डाल सकते हैं, और आप डायरेक्टली हमारे जो गेस्ट हैं गुरप्रीत अरोड़ा सर जी, उनसे आप डायरेक्टली भी कनेक्ट कर सकते हैं। सो गाइज, स्टे ट्यून्ड। चलिए पॉडकास्ट शुरू करते हैं। तो सर वेलकम अगेन, बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से। वेलकम सर। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। हाँ जी, तो फिर स्टार्ट करते हैं। जी बिल्कुल। सर, आप पहले हमें और हमारी ऑडियंस को ये बताइए कि रेकी क्या होती है, क्योंकि रेकी के बारे में बहुत ज़्यादा सुना जा रहा है कि ये कैंसर तक को ठीक कर देती है। तो ये मेडिकल कोई ट्रीटमेंट तो है नहीं, तो अगर इससे कैंसर तक ठीक किए जा रहे हैं, ऐसा बताया जा रहा है, तो जाहिर सी बात है कोई बड़ी चीज़ है। तो मैं चाहती हूँ कि हमें और ऑडियंस को आप इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बता दीजिए। विद एग्जांपल बताऊँ? जी सर। चलो गुड। सबसे पहले बता देता हूँ, ये एक हीलिंग मोडालिटी है। कहा जाता है जापान से आई थी। अच्छा। मास्टर मकाऊ उसुई थे इसके इन्वेंटर, पर एक्चुअली ये इन्वेंट नहीं हुई थी, ये री इन्वेंट हुई थी। ओह, ठीक है। इस चीज़ को क्लियर करना ज़रूरी था। देखो, जब हम पुरानी स्टोरी सुनते हैं ना, कभी हम किसी भी महापुरुष की कहानी सुनते हैं, जैसे भगवान, जैसे गुरु नानक देव जी हो गए, जीसस क्राइस्ट हो गए, या कोई भी पुराने भगवान जो हैं, हमने हमेशा सुना कि उनके हाथ ऐसे होते हैं, आशीर्वाद देते हैं, राइट। इसका मतलब क्या है कि वो आपको हील कर रहे हैं। जब वो आपको हील कर रहे हैं तो इसका मतलब यू गेटिंग बेटर, ठीक है। एंड व्हेन यू गेटिंग बेटर, तो इसका मतलब आपकी वही बात है, हीलिंग हो रही है। तो इसका मतलब ये है कि ये हीलिंग मोडालिटी तो पहले भी थी। हुआ ये कि बहुत पहले टाइम से होता था कि हम जो भी इंफॉर्मेशन होती थी वो पढ़ा कर याद करवाया करते थे। अच्छा।
ठीक है। आपने पुराने जो रामायण वगैरह भी देखी होगी, उसमें भी लिखने का प्रोसेस कम देखा होगा, याद कराया जाता था। तो ये जो प्रोसेस था ये ज़्यादातर याद करवाया जाता था। अब एक टाइम पे हो गया कि स्टूडेंट्स कुछ ज़्यादा नालायक निकल आए, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि जैसे मुगल्स का जो अटैक हुआ था तो नालंदा यूनिवर्सिटी वगैरह को डिस्ट्रॉय कर दिया गया था, सारी बुक्स ख़त्म कर दी गई थी। तो एक टाइम पीरियड ऐसा आ गया था जब वो इन्फॉर्मेशन जो थी वो लुप्त हो गई, वो विलुप्त हो गई कि अब वो इन्फॉर्मेशन है नहीं, एक जनरेशन के पास वो पास ऑन नहीं हुई। राइट। तो जब पास ऑन नहीं हुई तो फिर वो वहीं के वहीं स्टक हो गई। अब जिनको आती थी, जो आगे जो जनरेशन थी वो शायद उसको नहीं ले पाई। राइट। तो करते 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 एक टाइम ऐसा आ गया कि बहुत ही कम लोगों को, बड़े बुजुर्गों को ही मालूम था शायद कि ये हीलिंग मोडालिटी भी होती है। पर उसका नाम रेकी नहीं था, क्योंकि रेकी इज़ अ जापानीज़ वर्ड। ठीक है। तो मास्टर मिकाओ सुई ने इसको दोबारा से री इन्वेंट किया, क्योंकि उनसे भी किसी ने पूछा था, कोई क्वेश्चन पूछा था ऐसा कि जिसकी वजह से ये बहुत एक्सटेंसिवली इन्होंने ट्रैवल किया। ये यूएस जाके आए, उसके बाद इंडिया में रुके, तिब्बत में रुके, चाइना में रुके, ऐसे कई जगह एक्सप्लोर करने के बाद वापस अपने होम टाउन में आए। और वहीं पर वो फिर ना एक ज़िद करके गए थे कि एक माउंट, मेरे को नाम नहीं याद अब पहाड़ का क्या नाम था, किसी पहाड़ पे जाके वो समाधि लगा के बैठ गए कि अगर मैं ये हीलिंग को इन्वेंट नहीं कर सकता तो फिर मेरा जीवन ही बेकार है। तो जब कुछ दिन की मेडिटेशन के बाद जब वो उठे तो उनके अंदर बिल्कुल समझो जान ही नहीं बची थी। अच्छा। और खड़े होते वो गिर गए। वो गिरे तो उनको चोट लगी, जैसे अंगूठे में चोट लगी, हाथों में चोट लगी। तो हुआ क्या कि ये होने से पहले उनको एक बहुत ही ब्राइट सी लाइट आती हुई अपने तरफ महसूस हुई थी। अच्छा। सो ये वो परम ज्ञान था, ये कह लीजिए कि जो उनको हीलिंग मोडालिटी का वो ज्ञान मिला था। पर जब वो गिरे और उनको चोटें लगी तो होता ना, जैसे अब मुझे चोट लगी तो मैं ऐसे पकड़ूंगा, दबाऊंगा, तो उन्होंने जब उसको पकड़ा तो वो हील हो गई। ओह। ठीक है। अब नॉर्मली एक बात सोचो, 21 दिन जिसने अनशन पे रहा हो, वो जब उस पहाड़ से नीचे आया तो आने के बाद एकदम से उसने खूब सारा खाया। राइट। ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, एक दिन की फास्टिंग कर लेते हैं तो अगले दिन कहते हैं गैस ट्रबल हो गई। हाँ। ठीक है। वो 21 दिन के बाद खा रहे थे, उनको कोई ऐसी ट्रबल नहीं हुई। तो ऐसे उन्होंने इन्वेंट किया, उनको महसूस हुआ कि ये तो हीलिंग मुझे मोडालिटी मिल गई है। और फिर आगे उन्होंने उसको स्प्रेड किया। अब वो स्प्रेड होते 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 अक्रॉस द वर्ल्ड स्प्रेड हुई, यूएस भी पहुंची, इंडिया भी पहुंची और कई जगह भी पहुंची। तो रेकी ऐसे बनी थी, बट एक्चुअली इट वाज नॉट इन्वेंटेड, इट वाज री इन्वेंटेड। ठीक है। और इसके साथ ना कई सारे मिथ भी जुड़ जाते हैं। अब एक्चुअली जब भी कोई हीलिंग देता है तो नॉर्मली कहा जाता है कि उसे नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, एंड दैट इज़ ट्रू, क्योंकि तामसिक भोजन है। तामसिक भोजन आपकी हीलिंग को भी तामसिक बना देगा, तो सात्विक ही होना चाहिए। सर हीलिंग तामसिक कैसे हो जाती है? देखो, आप जब किसी को हील कर रहे हो तो हीलिंग का मतलब क्या है कि कॉस्मिक एनर्जी आपके अंदर एंटर कर रही है, वो हर किसी को मिलती है। मतलब गॉड से एनर्जी आ रही है? हाँ, यूनिवर्स से जो एनर्जी आ रही है वो हर किसी को मिलती है। अच्छा, मेरे पास भी होगी? सबके पास है। ठीक है। ठीक है। अब एक हीलर क्या करता है, क्योंकि उसके पास एक अट्यूनमेंट आ गई, वो सीख गया, तो वो कैसे बन गया। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे हम ट्रेन में सफ़र करते हैं, ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं, ट्रेन में ट्रैवल करते करते आपने नोटिस किया होगा कई बार ना हमारे मोबाइल के सिग्नल्स चले जाते हैं। हाँ। पर हम बाहर देखते हैं तो कुछ खेत होते हैं जहाँ पर लोग अपना काम कर रहे हैं, कुछ फैक्ट्रीज होती हैं तो वहाँ पर भी लोग काम कर रहे होंगे। तो इसका मतलब वहाँ के लोगों के पास तो मोबाइल में सिग्नल्स होंगे। इसका मतलब ये है कि वहाँ पर जो मोबाइल टावर लगा हुआ है वो उतने ही लोगों को केटर कर सकता है। हाँ। कुछ सेकंड के लिए जब वो ट्रेन वहाँ से निकलती है तो उसे केटर नहीं करता, और उसमें भी कई लोगों को सिग्नल मिल जाते हैं, कईयों को नहीं मिलते। अब जैसे एयरटेल का अगर लगा हुआ है, हर किसी के पास ट्रेन में एयरटेल का तो होगा नहीं सिम, वोडाफोन वालों को नहीं मिल रहा है, एयरटेल वालों को मिल रहा है, आगे जाके वोडाफोन वालों को नहीं मिल रहा तो एयरटेल वालों को मिल रहे हैं, ऐसे वाइस वर्सा। तो क्या होता है कि हम जब हम अभी हीलिंग सीखते हैं तो हम उस टावर की तरह बन जाते हैं, यानी कि हम जो कॉस्मिक एनर्जी को ग्रास्प कर रहे हैं उसे हम आगे ट्रांसमिट कर सकते हैं, अपनी भावनाओं को जोड़कर हम आगे ट्रांसमिट कर सकते हैं। अब जब हम इतना कुछ कर रहे हैं, कॉस्मिक एनर्जी आ रही है, अपनी भावनाओं को जोड़ रहे हैं, तो ये सब कुछ एक गुड पर्पस के लिए किया जा रहा है। तो उसमें कहते हैं कि सात्विक, अगर आपकी भावना होगी, अगर आपका भोजन सात्विक होगा
तो अच्छी रेस जाएंगी। पर ये भी इंडियन एक मोडालिटी, ये इंडियन सोच है। अब आप एक बात सोचो, जापान का फूड क्या है? नॉन वेज, सी फूड। सी फूड। तो क्या आपको लगता है मास्टर मकाऊ सुई उसमें फ़िश नहीं खाते थे? या उस पर्वत से उतर के उनको कुछ और मिल गया होगा, पालक मिल गई होगी? ऐसा तो नहीं हुआ होगा। तो उनको भी तो सी फूड ही मिला होगा, उनका खाना तो वही था। तो फिर इसका मतलब ये है कि ये हम क्या करते हैं कि जिस जगह पे होते हैं उस जगह के साथ में बिलीफ्स ऐड कर देते हैं। हमने ना बहुत साल पहले चाउमीन आई थी, याद है? नूडल आई थी, नूडल चाइनीज़ फूड है, नूडल्स। पर चाइना में तो वैसी नूडल मिलती ही नहीं। सिर्फ नूडल जो मिलती है वो तड़के तो इंडियन है। हाँ, सही में। ठीक है, तो वही काम हुआ कि वहाँ से हीलिंग मोडालिटी तो आ गई, पर तड़के हमने अपने लगा दिए, बिलीफ अपने छोड़ दिए। तो ये होता है। ठीक है, सो रेकी के बारे में आपने जो पूछा, अब उसका एग्जांपल देता हूँ। देखो, अगर किसी को हीलिंग सीखनी है तो जब हम बच्चे होते हैं, छोटे होते हैं, तो हम सबसे पहले क्या सीखते हैं? ABC, कैपिटल ABC, फिर छोटा ABC, फिर स्ट्रेट लाइन, स्लांटिंग लाइन, ये सीखते हैं। फिर उसके बाद नंबर्स सीखते हैं, ये सीखते हैं ना। उसी तरह से जब किसी को हीलिंग सीखनी है तो सबसे पहले वो रेकी सीखता है। अच्छा। ठीक है, तो वो आपका जैसे कहते हैं ना कि नर्सरी लेवल है। तो आपने हीलिंग सीख ली, अब आप उसके नेक्स्ट लेवल सीखते हो। उसके बाद आता है करुणा रेकी, प्राणिक रेकी, ऐसे बहुत सी मोडालिटीज़ आती हैं। फिर भगवान बुद्ध की भी है, भगवान बुद्ध की हैं लामा फेरा, लामा तकाई, ऐसी बहुत सी मोडालिटीज़ हैं, और भी बहुत सारी मोडालिटीज़ हैं। तो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ एन नंबर ऑफ मोडालिटीज़ जिससे मिलाकर एक हीलिंग बनती है। सॉरी। तो ये हीलिंग जो होती है ना, कभी भी जैसे आपने बोला कैंसर का, आपने कई लोग क्लेम करते हैं कि कैंसर ठीक हो गया, ये ठीक हो गया, ये होता है। आप ये भी मानो कि डॉक्टर्स तक सीखते हैं। और मैंने ऐसे कई डॉक्टर्स को भी देखा है जो जब ऑपरेशन हो रहा होता है तो वो ऑपरेशन शुरू करने से पहले ही हील करना शुरू कर देते हैं उस पेशेंट को, बिकॉज दे नीड दोज रिजल्ट्स। पेशेंट ठीक होगा तो वही तो रिजल्ट है ना उनके लिए। तो ये सिर्फ कैंसर के साथ नहीं जुड़ा हुआ, हर तरह की चीज़ों के साथ जुड़ा हुआ है। अब मैं आपको बताता हूँ, मेरे पास एक क्लाइंट आई। अब ये रिलेशन पास्ट लाइफ के साथ भी है और हीलिंग के साथ भी है। ओके। ठीक है, मेरे पास एक क्लाइंट आई, वो कहती कि मेरी शादी को तकरीबन 9 साल हो गए हैं, बेबी नहीं है, तो मैं अपना पास्ट लाइफ करवाना चाहती हूँ। तो मैंने उनको ना उस समय, क्योंकि देखो किसी से भी आप किसी की भी सर्विस ले रहे हो तो आप उससे बात तो करोगे। तो मैंने उनको बोला, मैं कहा मैम आपको ये क्यों लगता है कि ये आप ही की गलती है या आप ही के कर्माज होंगे? बच्चा तो दोनों की वजह से होगा ना, हस्बैंड एंड वाइफ की वजह से। कहीं ये कोई ब्लेम गेम तो नहीं चल रही कि पता चले आपकी तो पास्ट लाइफ देख ली, उसमें कुछ निकल आया और फिर ब्लेम गेम शुरू हो जाए। तो कहते नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हम पढ़े लिखे हैं, मेरे हस्बैंड भी बहुत अंडरस्टैंडिंग है, तो अगर आपको चाहिए हम दोनों का कर लेते हैं। तो मैं कहा नहीं, हम शुरुआत एक से करेंगे। तो वाइफ का किया और वाइफ के ही कर्माज में कुछ निकल आया। ठीक है, तो अब जब निकल आया तो फिर कहती हैं कि चलो मेरा तो निकला, मेरे हस्बैंड का भी कराना है आपको। तो मैं कहा नहीं अब पता चल ही गया तो छोड़ो, क्या करना है। तो कहती कि अगर आपको लगता है ज़रूरी है। तो मैं कहा नहीं, देखो ये मेरे को रेफरेंस मिल गया कि प्रॉब्लम कहाँ से, यानी कि डायग्नोज हो गया प्रॉब्लम कहाँ थी, अब उसकी हीलिंग पे आना है, यानी कि उसके इलाज पे आना है। तो अब हम इलाज पे आते हैं। तो मैंने उनकी हीलिंग के लिए उनको बोला कि आप हीलिंग करवाओ अपनी। तो कहते कितने टाइम के लिए कराएंगे? मैं कहा आप 6 महीने की कराओ, 6 महीने में आपको रिजल्ट्स मिल जाएंगे। अब उनके साथ पिछले 9 साल में क्या हुआ था कि IVF भी नहीं टिकता था। अच्छा। तो जब उनकी 6 महीने की हमने हीलिंग पकड़ी तो दूसरे महीने ऑनवर्ड्स मैं ना उनकी ऑरा पिक्चर मंगवाया करता था, यानी कि ऑरा के लिए फ़ोटो मंगवाया करता था। ओके। तो सेकेंड मंथ ऑनवर्ड्स मुझे ना हाफ पिक्चर मिलनी शुरू हो गई। तो सर पिक्चर देख के पता चल जाता है ऑरा? सॉफ्टवेयर होता है उसके लिए। अच्छा। तो वो कलर्स के माध्यम से हमें पता चल जाता है कि ऑरा कैसा आ रहा है। ठीक है। तो हीलिंग में भी पता चलता है कि आपके कितने कर्मास कट रहे हैं। तो इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, ऑरा के बारे में। ठीक है, तो वो पिक्चर जो थी पहले तो फुल बॉडी आती थी, तो अब वो हाफ आनी शुरू हो गई। तो मैंने भी उसको सीरियसली नहीं लिया। मैंने कहा ठीक है, अब हीलिंग चल रही है, मुझे फेस ही पता चल रहा है कि कितना फ़र्क पड़ रहा है, तो इट्स ओके। अब 15 दिन में मुझे हर बार फ़ोटो चाहिए, तो हो सकता है कि वो जिससे भी खिंचवाती हैं उसने हाफ खींच दी, तो मेरे को मिल गई, कोई बात नहीं, ठीक है। तो मुझे मेरा पर्पस हल हो रहा है, इट्स ओके। तो मुझे तीसरे मंथ ऑनवर्ड्स उम्मीद थी कि कुछ रिजल्ट आ रहा है। तो मैंने उनको बोला, मैं कहा डॉक्टर की आपकी डेट कब की है, IVF के लिए कब जा रहे हो, डॉक्टर से कब क्या हो रहा है?
तो कह रहे नहीं प्रोसेस चल रहा है, बस वी आर गेटिंग डिलेड थोड़ा सा, कभी उन्होंने बुलाया, कभी कुछ हुआ, कभी कुछ हुआ। तो वो अपना टेक्निकल टर्म्स जो उनको डॉक्टर ने बताई वो उन्होंने मेरे को बताई। तो करते 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 मैंने चौथे महीने बोला कि मैम मुझे तो फुल बॉडी चाहिए। तो उनका आगे से जवाब क्या आया कि सर मेरे को ना आप 15 दिन का टाइम दो। मैं कहा 15 दिन पिक्चर के लिए? एक पिक्चर के लिए? कहते नहीं 15 दिन का टाइम दो। तो मैं कहा चलो यार, एक क्लाइंट कह रही है एडमिट हो रही है तो 15 दिन का बात होगी, कुछ होगी। तो मैं कहा ठीक है, अब हो सकता है इनको कुछ भी कारण हो सकता है। तो 15 दिन के बाद उनका जवाब आया कि अब IVF टिक गया है। सो इट वाज ऑलरेडी इन द प्रोसेस में वो तो सिर्फ मुझसे भी छुपा बता नहीं रही थी आपको। ठीक है। अब वो कहती हैं कि इस हीलिंग को आप कंटिन्यू करो। तो मैंने अब यहाँ पर उनको मना किया कि नहीं मैम देखो, ये हीलिंग का जो पर्पस था वो हल हो गया। अब हम इसको नहीं आगे कंटिन्यू करेंगे। अब हम ये कर सकते हैं कि अब हम ये अलग हीलिंग करें कि आपको बेबी अच्छा स्वस्थ पैदा हो। हाँ ठीक है, हमारा था कंसीविंग हो जाए, जो आपको पहले हो नहीं रही थी। अब वो हो गया, अब मैं कंसीविंग के लिए थोड़ा करता रहूँगा, अब तो आगे बेबी के लिए करेंगे। तो कहते ठीक है आप वो करो। तो अब उनकी नेक्स्ट हीलिंग शुरू हुई। अब उनकी इस प्रेगनेंसी के दौरान कोविड चल रहा था। वो अपने मायके गई, अपने उनके फादर बीमार थे तो उनको देखने गई, एंड दैट वाज द 8th मंथ। तो वहाँ से मुझे कॉल आता है, तो कहती हैं कि सर मुझसे सांस नहीं लिया जा रहा। अच्छा। और अगर ये बात मेरे हस्बैंड को पता चल गई तो मैं बहुत सुनूंगी, क्योंकि उन्होंने मना भी किया था कोविड का टाइम में मत जा। तो ये अब उनको ये लग रहा था कि कहीं बात मेरे मायके पे ना आ जाए। अभी तक तो उनकी प्रेगनेंसी के लिए हीलिंग चल रही थी, अब उनके कोविड के लिए हीलिंग हुई। अच्छा। ठीक है, उसी वक्त जो हीलिंग में चेंजेस कर सकता था, जो ऐड ऑन कर सकता था, मैंने वो चेंजेस किए। इवेंचुअली वो ठीक हो गई, अपने घर गई, सब कुछ ठीक रहा। पर हाँ, डॉक्टर ने बोला कि सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं, इसलिए थोड़ा आइसोलेशन। तो हस्बैंड ने अपने आप को वाइफ के साथ आइसोलेट कर लिया, क्योंकि सेवा के लिए कोई ना कोई तो चाहिए। हाँ तो उन्होंने अपने आप को आइसोलेट कर लिया, एक अलग फ्लोर पे चले गए। कर आके जी उसकी डिलीवरी हुई, एंड दैट वाज अ बेबी बॉय। एंड उसके बाद उनकी फैमिली आई हमारे पास, मिठाई का डब्बा लेके आई थी, एंड दैट वाज रिज़ल्ट नंबर 1। तो मैं इसी फैमिली की नेक्स्ट चीज़ पे आता हूँ। अब उनको रिजल्ट्स दिख गए, उनका विश्वास हो गया। अब क्या हुआ कि उनकी जो मदर इन लॉ थी उस लेडी की, उनके ब्रदर की डेथ हो गई। अच्छा। तो अब ओल्ड एज थी, टाइम था, चलो कोई बात नहीं, पर वो उस चीज़ की वजह से डिप्रेशन में चली गई। अच्छा। तो उन्होंने फिर हमें दिखाया, तो मैंने कहा देखो डिप्रेशन के लिए वैसे तो थोड़ा सा ट्रॉमा है उनके लिए, और कुछ नहीं है, बट हम इनको ट्रॉमा के लिए, डिप्रेशन के लिए हीलिंग कर सकते हैं। 3-1 महीने की हीलिंग होगी। तो कहते 6 महीने कर दो। मैं कहा सर जितनी मेडिसिन चाहिए उतनी करेंगे ना, हाँ आगे ज़रूरत होगी तो 1 आध महीना बढ़ा लेंगे। तो वो दूसरे महीने ऑनवर्ड्स ही ठीक हो गई थी। तो अच्छा। वो कोई मेजर हीलिंग नहीं थी। अब नेक्स्ट पोर्शन आता है। अब उनके साल या 1.5 साल के बाद एक दिन मुझे मैसेज आया, सर आई वांट टू टॉक टू यू। तो उनको पता था ये फ़ोन तो उठाएगा नहीं, तो उन्होंने मैसेज पहले ही ड्रॉप किया था कि आई वांट टू टॉक टू यू। तो मैंने भी उनको, क्योंकि ऐसे उनका नॉर्मल मैसेज नहीं आते थे, जैसे होता है ना कई लोगों के बहुत गुड मॉर्निंग मैसेज आते रहते हैं, हाँ हाँ तो वो ऐसे मैसेज नहीं आते थे उनके। तो उनका मैसेज आया था, तो मैंने भी उनको कॉल किया। तो मैं कहा हाँ मैम आपका मैसेज आया था, बताइए क्या हुआ। वो कहती है ऐसे ऐसे मेरे फादर इन लॉ की तबीयत बहुत ख़राब थी, तो हमने उनको फोर्टिस में एडमिट करवाया था। वहाँ पर उनको ब्लड कैंसर डायग्नोज हुआ है। अच्छा। बट अब हमें उनको लेके जाना है। अभी तक हमने उनको बताया नहीं था, मतलब पापा को बताया नहीं था। अब हमें उनको लेके जाना है राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट। वहाँ तो जाते ही पता चल जाएगा। तो हमें ये नहीं पता कि उनका रिएक्शन क्या होगा। तो आप उनकी हीलिंग कर सकते हैं। तो मैं कहा फ़ोटो भेजो, उनका ऑरा देखते हैं। अब उनका जो भी ऑरा था, जैसा भी था, तो उसके ऊपर मैंने ट्रीटमेंट शुरू किया। तो सर फोटो से भी हीलिंग हो जाती है? फ़ोटो तो रिक्वायरमेंट इसलिए है ना, क्योंकि ऑरा देखने मैं विजुलाइज किसको करूँगा। अच्छा ओके ठीक है। जब मैं हीलिंग दे रहा हूँ तो मैं किसी को विजुलाइज करके दूंगा ना। मतलब अगर कोई बंदा बहुत दूर भी है, मैं इस शहर में हूँ, आप दूसरे शहर में, और मुझे अपनी हीलिंग करानी है, तो मुझे फिजिकली भी आपके पास? मोस्टली मेरे पास क्लाइंट्स बाहर के हैं, आउट ऑफ कंट्री के हैं। ओह दैट्स नाइस कि फिजिकली जाने की जरूरत नहीं है। फिजिकली जाने की जरूरत नहीं है। ज़्यादातर मेरे पास US, कनाडा ऐसी जगह के हैं। वाह। तो वो डिस्टेंस हीलिंग होती है। तो अगर आप हीलिंग के बारे में, ये रेकी में भी है डिस्टेंस हीलिंग। ओके ठीक है, तो ये आप उनकी मैंने फ़ोटो मंगवाई, उनका ऑरा चेक किया, और मैंने उनकी हीलिंग शुरू की। सो 3 दिन बाद उनका डिस्चार्ज वहाँ से हुआ। फिर वहाँ पर गए राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट।
वहाँ जाके उनको पता चल गया कि 80% ब्लड कैंसर है, अच्छा 80% ब्लड में है। तो अब वो पूरी बात समझ गए, बट उन्होंने उसको एक्सेप्ट किया। ओके ठीक है, उनका कोई एक्स्ट्रा ऑर्डनरी रिएक्शन नहीं था। ओके ठीक है, अब वो ट्रीटमेंट जो ले रहे थे, ट्रीटमेंट को उन्होंने एक्सेप्ट किया, और कीमोथेरेपी या फिर जो भी उन्होंने थेरेपीज़ दी, जैसे भी किया, उसको वो एक्सेप्ट कर रहे थे, जो भी पेनफुल था। पर बीच बीच में मेरे पास फ़ोटोग्राफ्स आती थी, क्योंकि ये एक बहुत क्रिटिकल सिचुएशन थी। राइट और मैंने स्पेशली कहा था, देखो कोई भी हीलर होता है वो यही कहता है, मेडिकल आपको ट्रीटमेंट तो लेना ही लेना है। ठीक है, हीलिंग का काम क्या होता है? हीलिंग एक तो आपको कॉस्मिक एनर्जी देता है, आपकी उस मेडिकेशन की जो ट्रीटमेंट है उसको, उसकी कैपेसिटी को बढ़ा देता है, ओके बट उसके साथ साथ एक्सेप्टेंस और विल बढ़ाता है। अगर विल ही नहीं है तो फिर इंसान हील कैसे होगा? राइट अब एक ही मान लीजिए आईसीयू है, उसमें 2 पेशेंट सेम क्रिटिकल सिचुएशन में है, दोनों को मान लीजिए वेंटिलेटर लगा हुआ है, तो एक हो सकता है कि बाहर आ जाए और एक हो सकता है कि वो डेथ बेड पे चला जाए। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन देयर हीलिंग एंड देयर विल, राइट? वो कितनी जल्दी उसको ग्रास्प कर रहे हैं। तो ये हीलिंग का काम ये होता है, और इवेंचुअली उसकी जो मेडिसिन मिलती है, वो मेडिसिन की कैपेसिटी बढ़ जाती है। ठीक है, आपको जैसे कहते हैं ना कि बूस्टर लग जाता है, बस वो बूस्टर लग जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि वो बूस्टर आपको लगना भी तो चाहिए शरीर को, राइट तो वो लगता भी है। तो वो इवेंचुअली उनका जो जो ट्रीटमेंट था वो अच्छा होने लगा। ओके तो स्लोली एंड ग्रेजुअली वो फ़र्क पड़ना लगा उनको, एंड एट द एंड वो रिकवर हो गए। सो ऐसा लाइव एग्जाम्पल है। बट अगर आप बोलो कि सिर्फ रेकी से, तो नहीं, ये रेकी से नहीं हुआ था। इसमें मैंने आपको मोडालिटीज़ बताई, तो वो अलग अलग मोडालिटीज़ अलग अलग टाइम पे यूज़ की जाती हैं डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। यहाँ तक भी मैंने आपको जैसे यूएस की बात बोली, तो मेरे क्लाइंट हैं, उन्होंने एक दिन बोला कि मेरी फ्रेंड है और वो बहुत लीन होती जा रही है। नवरात्रि चल रहे थे, वो बहुत ना सात्विक भोजन कर रही थी। दुर्गा माँ की ना बहुत पूजा कर रही थी, वो खाना नहीं खाती थी। कहते हैं वो बहुत लीन होती जा रही है, किसी दिन कोलैप्स ना हो जाए, तो कुछ करो। तो उनका जो ग्रिड बॉक्स बना हुआ था, मैंने उसमें ना छुआरे डाल दिए। अच्छा तो 2 महीने 2.5 महीने बीते होंगे। वो कहते यार उसका देखना यार, उसकी हीलिंग का कुछ करो यार, कुछ चेंज करो, वो मोटी होती जा रही है। तो मैंने कहा आप ही ने तो कहा था। कहते क्या कहा था? मैंने कहा पिछली बार आपने कहा था कि वो बहुत लीन होती जा रही है। तो कहते तुमने क्या किया? मैंने कहा मैंने छुआरे डाल दिए। कहते निकालो, ओवरवेट हो गई है वो। तो ऐसे इंग्रेडिएंट्स जो हम डालते हैं, उनके चेंजेस ऐसे आते हैं। हाँ, हीलिंग में भी इंग्रेडिएंट्स डलते हैं, क्रिस्टल्स डलते हैं। देखो हीलिंग क्या करती है, समझो बात को। मान लीजिए मेरी फिंगर पे कट लग गया, ठीक है, कट लगा, फिजिकल प्रॉब्लम। उस कट में से अगर खून निकला तो दैट बिकम्स योर इमोशनल प्रॉब्लम, राइट? अब उसके ऊपर मैंने बैंडेड लगाई तो दैट बिकम्स योर फाइनेंशियल प्रॉब्लम। हाँ ठीक है, ठीक है और उसके बाद नेक्स्ट डे अगर मुझे कुछ भी चीज़ उठानी है या कुछ समय बाद उठानी है, तो मैं ऐसे उठाऊंगा। हाँ हाँ यानी कि अब वो आपकी मेंटालिटी में बैठ गई, हाँ दिमाग में रहेगा कि इस उंगली को टच नहीं करना। टच नहीं करना। तो यानी कि एक प्रॉब्लम ने 4 प्रॉब्लम्स का रूप ले लिया। तो इसलिए कभी भी कोई प्रॉब्लम आती है तो हम उस प्रॉब्लम को एक एस्पेक्ट से तो देखते ही नहीं है। हमें जब उसको हील करना है तो हमें चारों एस्पेक्ट्स को देखना है। ठीक है, बात समझ में आ रही ना? हाँ सर। तो हीलिंग देखो, अब रेकी जो है ना, रेकी में ग्रिड्स नहीं बनते। मैंने आपको बोला ना कि वो सिर्फ एंट्री लेवल है। तो जो नेक्स्ट लेवल्स हैं उसमें ग्रिड बॉक्स बनते हैं। सर ये ग्रिड बॉक्स क्या होते हैं? एक तरह का बॉक्स है, ठीक है, देखा, वो अलग तरह से हमने डिज़ाइन करवा रखा है। अच्छा, वो हीलर के पास होते हैं? वो हीलर के पास होता है, और कभी कभी हमें वो देना भी पड़ता है जिसकी हीलिंग हो रही है। ठीक है, वो उसको उसके घर में भी रखना पड़ता है। ओके। अब मैं कभी भी डायरेक्टली, अगर मान लीजिए कि आपकी हीलिंग हो रही है, ठीक है, तो मैं डायरेक्टली आपको हीलिंग नहीं दूंगा। अच्छा ठीक है, क्योंकि कहा जाता है कि हार्ट इज़ वेरी सेंसिटिव, आईज आर वेरी सेंसिटिव। ठीक है, तो ऐसे अगर मैं आपको कभी इंटेंसिटी बढ़ाकर दे रहा हूँ तो आपकी पैल्पिटेशन बढ़ सकती है, ओके आपकी आईज रेडिश हो सकती हैं, मतलब एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा हो जाता है। बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, तो इसलिए नॉर्मली क्या किया जाता है कि मैं ग्रिड बॉक्स बना रहा हूँ, ग्रिड बॉक्स में इंग्रेडिएंट्स डालता हूँ, जैसे कि उसमें क्रिस्टल्स डलते हैं, उसमें कॉपर प्लेट्स डलती हैं। कॉपर प्लेट्स पे इंग्रेव्ड होते हैं जो हमें सिंबल डालने होते हैं। रेकी में भी कई सारे सिंबल्स होते हैं। ठीक है, उसका मास्टर सिंबल है डाइकोमियो। ओके ठीक है, चोकरे हो गया, फिर डिस्टेंस हीलिंग के लिए अलग होता है। ऐसे बहुत सारे सिंबल्स होते हैं।
अब जैसे किसी का कोर्ट केस चल रहा है बट जेन्युइन चल रहा है कि जिसकी मुझे हीलिंग करनी है वो सही है, उसका केस बिल्कुल सही है, वो सही बंदा है, तो पहले तो मैं ये वेरीफाई करता हूँ कि आप सोच लो आप ही सही हो। बाद में ये मत कहना कि आप मैंने हीलिंग भी करवाई और मैं फिर भी हार गई, पैसे लग जाएंगे आपके। तो सोच लो पहले, अगर आप सच्चे हो तो आप जीतोगे हीलिंग से। तो उसमें हम बगलामुखी यंत्र भी लगाते हैं। अच्छा। तो ऐसी कई सारी चीज़ें होती हैं, डिपेंड करती हैं कि प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, तो प्रॉब्लम बेस्ड हम उसके अंदर यंत्र भी डालते हैं, इंग्रेव्ड जो भी डालना होता है। उसके अलावा फिर मैंने आपको जैसे बताया उसमें कुछ आयुर्वेदिक आइटम्स भी डलती हैं, जैसे स्वर्ण भस्म हो गई। अब मैंने बोला ना कि फिजिकल प्रॉब्लम का मतलब फिजिकल प्रॉब्लम नहीं है, वो इमोशनल भी है, वो फाइनेंशियल भी है, वो आपकी मेंटल भी है। ठीक है, तो उसमें हमें उसको एनर्जी जब देनी है तो फिर इस हिसाब से देनी है कि उसकी मेटाबॉलिज्म भी ठीक हो। अच्छा। वो एक्सेप्ट कैसे करेगा हीलिंग को? तो मेटाबॉलिज्म ठीक होगा तभी तो एक्सेप्ट करेगा ना। तो उसका मेटाबॉलिज्म बढ़ाने के लिए स्वर्ण भस्म भी डाली जाती है, मोती भस्म डाली जाती है, और भी बहुत कुछ डाला जाता है। अब मैं एक एक चीज़ नहीं आपको बता सकता। हाँ सर, करेक्ट है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उसमें सारी चीज़ें सात्विक होती हैं। अच्छा। मेरे पास एक याद है, मुझे एक नेपाली आया था, कुक था वो, उसमें ब्लैक मैजिक था। ठीक है, तो मैंने उसको बोला कि आपको इसे हीलिंग करानी पड़ेगी। कहता मैं नेपाल गया, मुझे वहाँ पर एक साधु ने बोला कि 2 मुर्गा और 2 बकरा लगेगा और तो ठीक हो जाएगा। मैंने कहा वो बकरा और मुर्गा उसको खाना था, तेरी हीलिंग नहीं करनी थी, इसमें ये चीज़ें नहीं लगती। राइट। तो ये मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, ये अगर कोई स्ट्रिक्ट है ना जो वेजिटेरियन है जैसे जैनी होते हैं, उनके लिए भी एक्सेप्टेबल है। इनमें इंग्रेडिएंट्स वही डलते हैं। ठीक है, तो वो सब सात्विक डलता है। तो वो ग्रिड बॉक्स जो है वो मैं हीलिंग देता हूँ ग्रिड बॉक्स को, उसमें उस फैमिली की या फिर उस इंसान की फ़ोटो भी डलती है, क्योंकि मैं किसको दे रहा हूँ हीलिंग। हाँ। उसका पर्पस क्या है, एंड पर्पस क्या है, तो वो भी पर्पस लिखा जाता है। और फिर जब वो हीलिंग जाती है तो वो ग्रिड बॉक्स के थ्रू जाती है। अब ग्रिड बॉक्स क्या काम करता है, एक जैसे होता है इन्वर्टर होता है, वो उसको चार्ज कर दिया मैंने। हाँ। तो जब उस इंसान को, उस इंडिविजुअल को ज़रूरत है हीलिंग की, चाहे वो किसी भी समय पे ज़रूरत है, वो जब उसकी एनर्जी कम होगी तो वो उसकी एनर्जी को फुलफ़िल करेगा। राइट। ठीक है, तो वो चाहे वो फिज़िकल प्रॉब्लम है, चाहे इमोशनल है, चाहे फाइनेंशियल है, चाहे वो उसकी मेंटालिटी की रिलेटेड है, तो जहाँ पर जो उसकी डेफिशिएंसी होगी उसको पूरा करेगा। तो वो एक टाइम पीरियड होता है जिस टाइम के लिए वो किया जाता है, एट द एंड उसको ख़त्म किया जाता है, और फिर वो प्रॉब्लम वापस कभी ना आए ये भी उसी के साथ किया जाता है। तो ये सारा कुछ एक प्रोसेस होता है जो हीलिंग का ऐसे चला जाता है। पूरा साइंटिफिक प्रोसेस है, ये सिर्फ ऐसे नहीं है कि आपने हाथ ऐसे किया और आपकी हीलिंग चली गई। सो एन नंबर ऑफ थिंग्स आर इन्वॉल्व्ड। तो ऐसे होता है। सर आपको जैसे पता चल जाता है कि किसी पे ब्लैक मैजिक हुआ है या कुछ ऐसी क्रिया हुई है, तो वो आप मतलब कुछ कैसे पता कर लेते हैं? कुछ इसका भी प्रोसेस होता है या एनर्जी से आपको आइडिया लग जाता है? देखो, अगर कोई आया है, हाँ। अव्वल तो उसकी वाइब्स बता देती हैं। ओके। कई बार तो ऐसा भी होता है कि जिस रूम में वो करना है, मुझे उससे बात करनी है, कॉन्वर्सेशन करनी है, मैं उस रूम में एंटर करती बाहर आ जाता हूँ। ओह। क्योंकि देखो, मुझे तो वाइब्स पता चल गई, उसे कौन समझाएगा? अब मैं आपको बोलूँ कि किसी के ऊपर ब्लैक मैजिक, आप कैसे मान लोगे? हाँ। आपको तो प्रूफ चाहिए। तो मैं सिंपल सी चीज़ कहता हूँ, मैं कहता हूँ इनका ऑरा निकालो, लेट्स चेक द ऑरा। क्योंकि हर चीज़ आज की डेट में ब्लैक एंड वाइट में ही हर कोई एक्सेप्ट करता है, राइट? तो वो ब्लैक एंड वाइट में ही जब ऑरा आता है तो ऑरा से ही पता चलता है कि उसके ऊपर ऐसा कुछ है या नहीं है। फिर जब ऑरा आता है तो फिर मैं उनको बताता हूँ कि आपके साथ ये सिम्टम्स चल रहे होंगे। अगर ब्लैक मैजिक है तो ब्लैक मैजिक के सिम्टम्स भी तो आएंगे, राइट। अगर वो सिम्टम्स चल रहे हैं तो फिर तभी तो वेरीफाई होगा ना। मैं तो जान गया, तुम्हारा मानना भी तो ज़रूरी है। तो फिर हम उनको समझाते हैं, सिम्टम्स बताते हैं, वो खुद ही फिर बोलते हैं हाँ सर, सही है कि हाँ ये बात तो हो रही है, ये काम तो हो रहा है। अब मेरे पास एक क्लाइंट आए थे, उनको इतनी सेंसिटिविटी हो गई थी अपने फेस पे, कोई एक बीमारी है, मेरे को नाम याद नहीं है, आई कैन चेक दैट फॉर यू। तो गूगल में उन्होंने मुझे बीमारी बताई, मैंने गूगल में चेक भी की और सेम पॉइंट पे वहाँ पर उनको प्रॉब्लम निकली, वो वहाँ पर ऑरा में आया प्रॉब्लम है, ट्रीजेमिनल न्यूरैल्जिया। तो उसमें क्या होता है कि फेस पे जैसे वो ब्रश भी कर रहे हैं
तो उनका ऐसा पेन शुरू हो जाता है कि वो सहा नहीं जाता। ओके। आप सोचो, आप हाथ नहीं लगा सकते अपने फेस को। अच्छा। और जिन जिन पॉइंट्स पे वो होता था, वो कहते हैं ये तो MRI में नहीं निकला, आपके ऑरा में निकल आया। और मैं आपको वो फोटो भी दिखाऊंगा। ओके। मैं आपको बैकएंड पे तो दिखा ही सकता हूँ ना, एज ए केस स्टडी। राइट। हाँ, पर वो पब्लिकली नहीं कर सकता क्योंकि वो किसी के साथ प्रॉब्लम चल रही है, प्रिवेसी। ठीक है, तो मैं आपको वो दिखाऊंगा एंड यू कैन चेक दैट। तो ऑरा कैसा दिखता है, एक तो आपको वो पता चल जाएगा। अब ऑरा जो होता है ना, हाँ मैंने आपको बताया ना कि जैसे हीलिंग होती है तो हम ऑरा चेक करते हैं। ऑरा क्यों चेक करते हैं, बात को समझो। हमारे 7 चक्रास होते हैं, ठीक है। तो यानी कि हमारा जो ऑरा है वो भी 7 कलर्स का होना चाहिए। ये कौन से कलर्स हैं? रेनबो वाले, विबग्योर, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। 8वां रंग हम लेके पैदा होते हैं, दैट इज मरून कलर। वो हमारे कर्मों का रंग है। ओह। ओके। ठीक है, यानी कि अगर हम 100 कर्म लेके पैदा हुए जो हमें इस जीवन में भोगने हैं, अच्छे और बुरे, तो हम वो मरून कलर से आइडेंटिफाई करेंगे। और जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती रहेगी वो मरून कलर कम होता रहेगा, ब्राउन आता रहेगा। ब्राउन क्यों सर? क्योंकि वो कर्म हम अब भुगत चुके हैं। भुगत चुके हैं। ओके। लकड़ी होती है, लकड़ी को आग लगाई, हाँ पहले तो लकड़ी थी, अब वो ऐश बन गई। हाँ। तो जितनी लकड़ी बची यानी कि वो मरून कलर है, और जितनी ऐश बन गई ब्राउन कलर है। तो वो आपके ऑरा में पता चल जाता है। सो दिस इज हाउ वी आइडेंटिफाई कि कार्मिक्स कितने हैं। कईयों को तो पास्ट लाइफ जो कराने आते हैं उनको बोलते हैं यार तुम्हारे इतने बचे हैं, ये भी झेल लो, यहाँ झेल लो या इसकी हीलिंग कर लो, तो ये करके निपटा सकते हैं उसको। तो हम कईयों को तो ऐसे भी बता देते हैं। फिर इसके अलावा और भी कुछ कलर्स होते हैं। जैसे अब आपके घर में मान लो पाठ पूजा होती है, आपके बड़े बुजुर्ग करते हैं, पाठ पूजा करते हैं, इष्ट देव की हो गई, कुल देवी देवताओं की हो गई, या जिनको भी आप मानते हो, ठीक है। जो भी आप पाठ पूजा करते हो कुछ तो रिवॉर्ड मिलेगा। तो वो जो रिवॉर्ड मिलता है वो पिंक कलर के रूप में, हीलिंग के रूप में मिलता है। अच्छा। यानी कि जो विपदा आई थी वो कैसे कैसे धीमे धीमे कम हो रही है। ओके। पूजा पाठ करने से सर हमें प्रोटेक्शन भी मिल जाती है ना? बिल्कुल मिलती है, वो आपके ऑरा में आ जाती है। वाओ। सो दैट शोज कि आपके घर में पाठ पूजा चलती है। तो आपको पता लग जाता होगा कि ये पाठ पूजा ज़्यादा करता है बंदा, अगर इसका Ritual पिंक है। और ज़्यादा कहीं को ये भी होता है। पता चल जाता है कुछ भी नहीं करते। हाँ। ठीक है, तो ये भी पता चल जाता है। राइट। अब आ जाते हैं नेगेटिव शेड्स पे। ठीक है, तो ये तो पता चल गए। 7 थे 7 चक्रास वाले, 8वां हो गया मरून, 9वां हो गया ब्राउन, और 10वां हो गया पिंक। अब आते हैं और नेगेटिव कलर्स पे। अब नेगेटिव कलर कौन सा? वाइट। वाइट भी नेगेटिव में आ जाता है? वाइट नेगेटिव में आता है। वाइट का मतलब है ऑरा टूटा हुआ है। अच्छा। ठीक है, वाइट का मतलब द ऑरा इज ब्रोकन। 7 रंग मिलकर लाइट बनाते हैं। लाइट के भी 7 कलर्स होते हैं, जो प्रिज्म में आपने बच्चों ने हाँ। किया होगा। तो लाइट जब पड़ती है तो 7 कलर्स में डिस्ट्रीब्यूट होती है ना। हाँ जी। वही कलर तो एक लाइट बनाते हैं। वाइट कलर कहाँ से आ गया बीच में? कलर तो है ही नहीं। तो लाइट इज ट्रांसपेरेंट, तो वाइट ही नहीं है। तो वाइट कलर का मतलब है कि और आपका टूटा हुआ है। ये मैंने आपको पूछा था ना, अगर आपके घर का मेन डोर खुला है, हाँ, चोर भी आ सकता है, कुत्ता भी आ सकता है, कोई साधु भी आ सकता है। बिल्कुल, अगर मेन डोर खुला है तो हो सकता है सोफे पे चढ़ के डॉगी बैठा हो सकता है ना। तो वाइट मीन्स ऑरा इज ब्रोकन। ब्लैक मीन्स सम नेगेटिव एनर्जी, ब्लैक मैजिक, व्हाटएवर, कुछ भी हो सकता है। अब आ गया ग्रे कलर। अच्छा। नाउ ग्रे इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वाइट एंड ब्लैक, यानी कि अब वो आपकी लाइफ को इम्पैक्ट कर रहा है। अच्छा, मिक्स हो गया वो। ठीक है, वो मिक्स हो गया, अब आपकी लाइफ को इम्पैक्ट कर रहा है। नॉर्मली क्या होता है, आपने बहुत बार सुना होगा कि इसे प्रॉब्लम तो है कुछ, पर इतने टेस्ट करा लिए निकलता ही कुछ नहीं, समझ नहीं आ रही। ये और लास्ट में जाके पता चलता है कैंसर बन गया। हाँ। वो क्या होता है, कभी भी कैंसर स्टेज 1, 2, 3 में कभी पकड़ा गया? नहीं, सीधा लास्ट स्टेज में लास्ट पकड़ा में जाता पता चलता है। है। वैसे ही ये ग्रे बनने के बाद पता चलता है। ओह। अच्छा। इसीलिए ऑरा में जब ऐसे शेड्स आते हैं तो हम तो सीधा कहते हैं भैया आप पास्ट लाइफ कराने आए थे, पास्ट लाइफ के तो लायक ही नहीं हुआ। अगर आपका ऑरा टूटा हुआ है तो फिर हम आपका पास्ट लाइफ कहाँ से कर देंगे? आपको तो हीलिंग चाहिए। दैट इज एज गुड एज कि मान लो एक बंदा है, उसको बुखार चढ़ा। बुखार चढ़ा तो पहले 2-3 दिन तो हम क्या करते हैं, पैरासीटामोल घर से ही लेते हैं। ठीक नहीं हुआ कि भाई चढ़ता है फिर उतरता है, चढ़ता है फिर उतरता है, जो भी होता है, मेडिसिन लेके उतर गया। फिर हम जाते हैं डॉक्टर के पास, 500 रुपये खर्चा किया, और फिर डोलो लिख के दे देता है, और साथ में एक गैस की लिख देगा, एक ज़्यादा एंटी एलर्जी लिख देगा, और बोलेगा 3 दिन अगर ना उतरा तो ये ब्लड टेस्ट करा के आना। राइट,
तो ये जो ब्लड टेस्ट है ना, ये आपका ऑरा भी हो सकता है, ऑरा में ही पता चल जाता है, ये भी डायग्नोज ही है ना। ये आपका पास्ट लाइफ भी हो सकता है, ये आपकी हॉरोस्कोप भी हो सकती है। अच्छा। ओके और भैया आप क्या पता वो आपके कर्मों में लिखा था, इसलिए आप शायद वो भोगने आए हो। ब्लैक मैजिक कभी नहीं लिखा होता, बट और कोई इंसिडेंस, किसी की शादी नहीं हो रही तो आपकी शादी लिखी ही नहीं, तो फिर शादी होगी कैसे? राइट। वो तो हॉरोस्कोप में लिखा हुआ है, तो भैया आप गलत जगह पर जा रहे हो। अब कर्म क्या किया था वो पता कर सकते हैं हम, बट आपके भाग्य में नहीं था, तो डायग्नोज हो गया ना। तो ये डायग्नोसिस होता है, वो हॉरोस्कोप से भी होता है, वो आपके ऑरा से भी होता है, वो आपके पास्ट लाइफ से भी होता है, जो भी हम कर सकते हैं। तो कर करा के हमें जब पता चल गया, अब मान लीजिए किसी को अगर डॉक्टर वो पहले दिन डोलोना लिख के देता, वो सीधा उसको डेंगू की दवाई दे देता, पर बाद में निकलता टाइफाइड, तो इसका मतलब टाइफाइड भी बिगड़ गया और डेंगू का फालतू में आपने ट्रीटमेंट कर दिया, वो तो थी नहीं रिक्वायरमेंट। तो इसका मतलब वो पेशेंट और बीमार हो जाएगा। ओके अच्छा। तो ऐसे ही चलता है, यानी कि जब भी हम किसी की हीलिंग करते हैं या कुछ ऐसा होता है तो पहले डायग्नोज करना ज़रूरी है। जैसे डॉक्टर के पास गए, सेम वेज अब भी यही होता है कि हम उसे डॉक्टर की तरह पर्ची लिख के दे रहे हैं, सिर्फ बोल रहे हैं ये कर लो, ये रेमेडी है, ये कर लो, ये हीलिंग करवानी ज़रूरी है तो ये करवा लो। चॉइस अल्टीमेटली तुमकी है, तुमको इलाज करना है, कराना है, नहीं करना, क्या करना है। सर आपने भी बोला था कि जैसे अगर किसी पे कोई ब्लैक मैजिक है, आप रूम में एंटर के आपको एक बार के लिए आइडिया भी हो जाता है, देन यू स्टेप आउट। तो आपको हमारे फिलहाल स्टूडियो की एनर्जी कैसी लग रही है? यहाँ बैठे तो अच्छी लग रही है। अच्छी लग रही है ना सर, सब पॉजिटिव है। हाँ, यहाँ पॉजिटिव लोग आते हैं ना, इसलिए ऐसी पॉजिटिव है। नाइस सर। सर आपने अभी चक्र की बात करी, तो हम ये अपने चक्र और कलर्स जो आपने बताए इनको क्लीन कैसे कर सकते हैं, और मतलब एक्टिवेट कैसे कर सकते हैं एक्टिवेट सर? कैसे कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस, हेल्थ, हैप्पीनेस? तो Career, क्या money. रेमेडीज हैं, क्या है? एक्टिवेट पहली चीज़ तो ये, जब आपका जन्म हुआ तो वो एक्टिवेट होके हुआ था। सर कई बार कुछ ऐसे बोलते हैं, जैसे कुछ गुरुजी वगैरह के सेशन अगर हम सुनते हैं तो वो कहते हैं अगर तुम्हारे अंदर काम ना करने की इच्छा हो रही है, लेजीनेस हो रही है, तो तुम्हारा ये चक्र थोड़ा सा धुंधला आ गया है, ऐसा मैंने एक सुना था। तो तुम मेडिटेशन वगैरह करो तो वो चक्र और ज़्यादा एक्टिवेट होगा, तो लाइफ में मोटिवेशन दोबारा चॉइस आएगी। ऑफ वर्ड्स है ये, और Okay. कुछ नहीं है। इसका मतलब ये है कि डिसबैलेंस्ड हुआ हुआ, अच्छा ओके। ये नहीं कि एक्टिवेट नहीं है, ओके वो सिर्फ चॉइस ऑफ वर्ड का मतलब फ़र्क है। मैं कह रहा हूँ कि वो एक्टिवेट तो है पर डिसबैलेंस्ड है, उनका मतलब यही था, ठीक है। तो उन्होंने गलत नहीं कहा। अब देखो हर चीज़ मेडिटेशन से होती है, बिल्कुल होती है। पाठ पूजा से भी तो आपको हीलिंग मिलती है, हाँ जैसे मैंने अभी बताया आपको पिंक कलर भी आता है, पॉजिटिव वाइब आती ठीक है। है। अब इसके अलावा आपको जो बेसिकली करना चाहिए, मैं तो ये कहूँगा कि अब नॉर्मली जो टियर 1 सिटीज़ हैं या टियर 2 भी कह लीजिए, अब तो गांव में भी ऐसा होना शुरू हो गया कि हम लोग नहाते जो है ना वो शावर से नहाते हैं, हाँ सर। ठीक है। तो पुराने टाइम में क्या होता था कि हम जब मग और बाल्टी से नहाते थे ना तो उसमें थोड़ा सा सेंधा नमक डाल दिया जाता था। अच्छा। ओके कुएं के पानी से नहाते थे, उसमें ऑलरेडी वो नमक होता था, ठीक है। तो उसमें सॉल्टी वाटर होता था ऑलरेडी, ठीक है। तो हम जब कुएं के पानी से नहाते थे तो फिर हमें ज़रूरत नहीं पड़ती थी। ओके। आज की डेट में इतनी नेगेटिव एनर्जीज हैं, आज की डेट में होता क्या है, कोई थोड़ा सा आगे बढ़ रहा है, कोई कमा रहा है, किसी ने गाड़ी ले ली, चाहे किराए का मकान हो, किसी ने नया सोफ़ा ले लिया, दिवाली पे कोई कारपेट ले आया, हर कोई दूसरों पे निगाह रखता है, अपना नहीं देखता कि मैं क्या लेके सर आया, ये तो आप बहुत सही कह रहे हैं। ठीक है। तो अपने ही मतलब आप तो ये कह लो कि सबसे ज़्यादा बड़े दुश्मन तो सबसे ज़्यादा क्लोज लोग ही होते हैं। ये बात आपने बहुत अच्छी बोली। हाँ अब पॉइंट आता है कि लोग जब अपने वाले क्लोज होते हैं ना, वो करते कराते कैसे हैं, और हम उनको वो चारा खुद देते हैं कि आओ मुझ पे करो, बता कर दिखा नहीं कर। नहीं, वो बताना दिखाना भी बात की बात है। हाँ करने के लिए भी उन्हें हमसे ही तो सोर्स चाहिए, डीएनए तो हमारा ही चाहिए, कैसे करेंगे। पुराने अपने जो फोर फादर्स हैं, उनकी पुरानी फ़ोटो अगर आप देखोगे ना, वो पगड़ी में या टोपी में मिलेगी आपको। वो कभी कहीं जाते थे तो सर ढक के जाते थे, कहीं इसका जाते ये थे। लॉजिक भी है। अरे बाल हमारे डीएनए तो है। हाँ कभी कहीं जाते थे, पानी पीते थे तो कभी भी मुंह लगा के नहीं पीते थे हाँ ग्लास ऐसे को, ऊपर से मैंने देखा, अब भी कुछ लोग ठीक है पुराने जो हाँ। बूढ़े बूढ़े लोग हैं वो ऐसे पीते हैं। ठीक है। तो यानी कि आपने अपना सलाइवा नहीं छोड़ा, ओह ठीक है। खाना खाते थे या पत्तल पे खाते थे
या अगर प्लेट पे खाते थे तो उसी वक्त पानी से निकाल दिया करते थे। हाँ हस्बैंड वाइफ इकट्ठे बैठे हैं तो वाइफ ले आती थी प्लेट उठा के। हाँ आप जितना मर्जी मना कर दो कि नहीं नहीं बर्तन मत धो, तो अगर बर्तन नहीं भी धोएगी तो पानी से ज़रूर निकाल देती थी। वाओ ठीक है, तो वो डीएनए हम खुद ही छोड़ते हैं। ओके ठीक है, तो ये ब्लैक मैजिक होते हैं या फिर ये जो किया कराया होता है, ऊपरी हवा होती है, ये सब अगर किसी ने इंटेंशनली करवाया है तो उसका सोर्स हम ही ने दिया। हम अपने कपड़े जो होते हैं कभी भी किसी के बिना धुले कपड़े किसी और जगह पे जाते ही नहीं थे। जैसे हम क्या करते हैं आज के डेट में, मैंने कहीं को ये भी देखा है, टेलर को कपड़े दे आते हैं और धोते भी नहीं है, धो के बिना धोए उठा के दे आते हैं। तो यानी कि आप अपने अपना अब पसीना दे दिया ना उसको, तो आप क्या क्या दे रहे हो, कैसे कैसे दे रहे हो, ये आप खुद नोटिस करो ना। अब आपने बोला कि आप कैसे अपना ऑर्डर ठीक कर सकते हो, चक्र कैसे बैलेंस इनको कर कैसे सकते ठीक कर सकते हो। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि आप अब जब नहाते हो, शावर से नहाते हो, एक मग लो, मग में थोड़ा सा आप सेंधा नमक डाल लो, पानी डालो, सेंधा नमक डालो, थोड़ा सा इत्र डाल लो। अच्छा। इत्र, ठीक है, परफ्यूम नहीं कहा मैंने, इत्र का है। ठीक है, और थोड़ा सा हल्दी डाल लो। अब सेंधा नमक क्या करेगा, नेगेटिव एनर्जी को हटाएगा। परफ्यूम क्या करेगा, या सॉरी इत्र क्या करेगा, वो आपके शुक्र को सही करेगा। हाँ ओके। और हल्दी क्या करती है, वो एंटीबायोटिक है। हम्म अगर आपका ऑरा कहीं से भी टूटा हुआ है तो उसको रिपेयर करेगा। ओह ठीक है, ये डेली प्रैक्टिस बनाओ, बहुत सारे लोगों की ये प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएंगी। पर जो ऑलरेडी प्रॉब्लम में हैं उनकी इतनी जल्दी नहीं जाएगी। हम लोग क्या करते हैं, बहुत बहुत पहले हुआ करता था कि जो पोछा भी लगता था घर में उसमें भी सेंधा नमक डाल देते थे। हाँ सर, नमक डाल के सुना है मैंने। अब क्या करते हैं, जो लोग करते हैं वो रोज़ करते हैं। अरे गुरुवार को नहीं करना, अच्छा। गुरुवार को करते हो तो वो पूर्वजों पर लगता है, अच्छा घर की बरकत जाती है। अच्छा गुरुवार को नहाते टाइम भी नहीं डालना होता नहीं उसमें नहीं, वो नमक? कर सकते वो हो, कर सकते हो पोछा daily? नहीं लगाना। अच्छा, पोछा का। ठीक है, तो वो नहीं करना कि आप पोछे में नहीं सेंधा नमक डालना उस दिन। और उसके अलावा थर्सडे को केला भी नहीं खाते। गुरुवार को ये भगवान विष्णु का दिन है, उस दिन तो केले की पूजा होती है। पूजा होती है, तो खाते थोड़ा ना, तो कोई भी मतलब नहीं खाए? नहीं खाना चाहिए। अच्छा ठीक है, तो नो बिग नो टू बनानास ऑन थर्सडे। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो ऐसे होती हैं। बहुत सारी ऐसी रेमेडीज़ हैं जो गलत तरीके से की जाती हैं और उसकी वजह से फिर क्या कहते हैं, हमने तो ये करके देखा था, कोई फ़ायदा तो हुआ नहीं, नुकसान अलग हो गया। नुकसान अलग हो गया। तो वो किया गलत तरीके से ना। कईयों को ना केतु की रेमेडी बोली जाती है, कुत्ते को फीड करो, कुत्ते की सेवा करो। वो कुत्ते की सेवा करने के लिए घर में कुत्ता पाल लेते हैं, और घर में कुत्ता पालोगे तो पट्टा भी तो पहनाओगे। राइट। आपने तो उसको बंधन में बांध दिया। राइट। तो इसलिए स्ट्रे डॉग को खिलाओ। स्ट्री डॉग जो होते हैं उसको बिस्किट खिला दो, दूध पिला दो, कुछ भी कर दो। घर में पालने का मतलब ये है कि आपने उसको जकड़ लिया। ओके ठीक है, तो ये रेमेडीज़ को हम गलत तरीके से कर लेते हैं और फिर ब्लेम करते हैं हम एस्ट्रोलॉजर पे। तो दैट इज़ रॉन्ग, क्योंकि हमें तरीका ही नहीं मालूम। अच्छा, अभी तो मैं कहूँगा कि ये टाइम ज़्यादा अच्छा है पुराने टाइम से। अभी तो मैंने आपको बताया कि हम अपना डीएनए खुद दे आते हैं। पास्ट लाइफ हम आज करते हैं ना, तो बहुत बुरे चीज़ें भी निकल आती हैं। जैसे सर? अच्छा। बुरे किसी ने कोई क्राइम किया, बुरा क्राइम किया, उस समय पता क्या था, देखो आज की तरह लॉ एंड ऑर्डर नहीं था। राइट। हाँ, पहले छुप जाती थी चीजें, पहले खुले स्पेसेस ज़्यादा थे, किसी को मारा काटा नदी में फेंक दिया, पता ही नहीं चला। कोई फॉरेंसिक साइंस नहीं थी, कोई कुछ नहीं था। आज की डेट में तो पता है, कोई देख लेगा, पता नहीं इतनी पॉपुलेशन हो गई है, पता नहीं कौन देख ले, कोई बच्चा ही देख ले, वही आपका बन जाएगा, सबूत बन जाएगा। सर किसी ने वीडियो बना दी, पूरा वायरल हो जाती है वो। हो जाती है। कैमरे जगह जगह पे लगे हुए हैं जिनके बारे में पता भी नहीं होता। हर कोई चोरी करने से पहले भी सोचता है 10 बार कि उस गली से भी जाऊँ ना जाऊँ। तो कैमरे पता नहीं किसके घर में लगे हुए हैं, किसकी दुकानों में लगे हुए हैं। तो आज के दिन में लॉ एंड ऑर्डर को देखा जाए तो उस हिसाब से टाइम अच्छा है। पर अगर ये देखा जाए कि आज के टाइम में जेलिसी कितनी हो गई है, क्योंकि कलयुग है, तो बहुत ज़्यादा हो गई है। तो ज़्यादातर लोग क्या कर रहे हैं कि सीधा क्राइम नहीं करते, तो उल्टा घुमा के क्राइम कर लेते हैं कि वो लोगों पे किया कराया करा देते हैं। तो बस इनसे बचना। तो सर इस तरीके से मतलब हमारे चक्र बैलेंस हो जाएंगे। हाँ, मतलब ये छोटी सी रेमेडीज़ हैं। बाकी आप अगर खुद हीलिंग सीख लेते हो, मैंने आपको बोला ना एंट्री लेवल है रेकी, आप उसको सीखो और उससे कोई अपनी भी सीख सकता है उसको? हाँ, कोई भी सीख सकता है। कोई भी मतलब कोई सेलिब्रिटी भी, बहुत से सेलिब्रिटीज़ ने सीखा भी हुआ है। ओह
बहुत से सेलिब्रिटीज़ ने सीखा हुआ, वो खुद ही अपनी हीलिंग करते हैं और इन चीज़ों में विश्वास करते हैं। तो सर मैं सेल्फ हीलिंग भी कर सकती हूँ रीकी में, अगर सीखूँ हाँ, तो अपने बिल्कुल। लिए भी कर सकती हूँ। हीलिंग जब आप रेकी सीखते हो तो सबसे पहला टास्क यही होता है, पहले 21 दिन तो अपनी ही हीलिंग करनी है, अच्छा। सेल्फ हीलिंग ही करनी है। आप देखना, आप कभी किसी मैगजीन वगैरह में देखोगे ना, आपको मिल जाएंगे, बहुत रेफरेंस मिल जाएंगे, कईयों ने क्रिस्टल पहने होते हैं गले में, यहाँ पर, राइट। बहुत सारे क्रिस्टल्स पहने होते हैं लोगों ने। तो दैट इज़ अ पार्ट ऑफ हीलिंग, एंड नॉट ओनली हीलिंग बट कि अपने ऑरा को प्रोटेक्ट करने के लिए किया होता है। तो ये सब चीज़ें जो हैं अगर सेलिब्रिटीज़ कर रही हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो इन चीज़ों को नहीं मानते शायद, बट नहीं, ऐसा नहीं, वो भी इंसान ही है। ठीक है, जो ज़्यादा गुड लुकिंग होता है इसका मतलब ये नहीं होता कि वो उसके साथ ज़्यादा एटीट्यूड होगा, वो बहुत सॉफ्ट स्पोकन भी होते हैं। करेक्ट। हमें दूर से देख के लगता है यार इसका पता नहीं कितना ही एटीट्यूड होगा ठीक है, पर इसका मतलब ये नहीं कि ऐसा होगा ही। ठीक है। सर इससे ना मुझे एक चीज़ याद आई, जैसे आपने बोला ना कि रेकी तो कोई भी सीख सकता है। हाँ। मेरे घर के पास ही एक छोटा सा पार्लर है, ठीक है, लेडीज़ पार्लर बेसिकली। तो मैं वहाँ आती जाती रहती थी। एक बार जो उनकी ऑनर है उनसे मेरा जनरली ऐसे डिस्कशन हुआ कुछ स्पिरिचुअलिटी पे लेके, तो वो भी थोड़ा बिलीव करती हैं इस चीज़ में। तो उन्होंने मुझे बताया कि मैंने रेकी सीखी हुई है। तब मुझे रेकी के बारे में ज़्यादा पता नहीं था, थोड़ा बस मैंने सुना था। मैंने कहा अच्छा। तो बातों बातों में उन्होंने कहा अच्छा एक मिनट रुक, और उन्होंने कुछ ऐसे करके ना कुछ तो ऐसे किया, और उन्होंने कहा कि कुछ फील हुआ तुम्हें यहाँ पे, एंड लिटरली मुझे यहाँ पे कुछ तो फील हुआ उनको सिर्फ ऐसे करने से। ऑरा चेकिंग थी वो। मैंने कहा ये क्या था मुझे समझ ही नहीं आया। मैंने कहा कुछ तो था, मुझे कुछ तो फील हुआ। मैंने कहा इनसे मैं इतने टाइम से ऐसी बातें करती थी नॉर्मल। उसे ऑरा स्कैनिंग कहते हैं। हाँ आप सोचो मेरे पास जो आया, मैंने कहा ना ब्लैक एंड वाइट में उसको दिखाना पड़ेगा, हाँ तो मैं उसकी ऑरा पिक्चर ले लेता हूँ ताकि मैं उसे दिखा सकूँ। वो उन्होंने स्कैन करके आपको वो पेन सा महसूस करा के या पिंच हाँ महसूस कुछ करा के तो आपको हुआ, proof मुझे समझ नहीं आया एग्जैक्टली, बट आई फेल्ट समथिंग और आई वाज लाइक शॉक्ड। हाँ, मैंने ऐसा कहा, होता है, ओह। डेफिनेटली होता है। सर अभी ऑरा की हम बहुत ज़्यादा बात कर रहे हैं, तो सर थोड़ा ऑरा के बारे में बता दीजिए, क्योंकि आपने जितना बताया कि ऑरा अगर कहीं से भी हमारी टूट गई है, मतलब कहीं से भी उसमें कुछ होल हो गया है, तो कोई भी एनर्जी हमें कुछ भी कर सकती है, फिजिकली, मेंटली, फाइनेंशियली, इवन हमारी फैमिलीज तक पे आ सकती है। जी। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई हर इंसान के लिए कि ऑरा पता होनी चाहिए क्या होती है, और उसे प्रोटेक्ट कैसे रखना है वो भी पता होना चाहिए। तो सर इस पर आप बता दो। देखो, अब इसको समझो, पहले ऑरा टूटता कैसे है, ठीक है, ये पता होगा तो हम शायद कोशिश करेंगे कि ऐसा हमारे साथ ना हो। सर ऑरा एक सुरक्षा कवच होता है जो बच्चा पैदा होते हुए लेके आता है। लेके आता है, ठीक और है। वो उसकी जब तक उसकी डेथ नहीं हुई तब तक उसके साथ रहेगा। ठीक है। आपने ना रेड लाइट पे कई बार देखा होगा, एक बलून बेचते हैं बच्चे, हाँ बलून के अंदर एक छोटा बलून होता है, वो छोटा बलून हम है, अच्छा। और बड़ा बलून क्या है, हमारी ऑरा। ऑरा। ठीक है। ठीक है, जब तक बाहर का बलून नहीं फटेगा तब तक अंदर का बलून फट ही नहीं सकता। ओके। समझ रहे हो बात को? हाँ उसी तरह से जब तक आपका ऑरा पंचर नहीं होगा तब तक आपके शरीर में कुछ प्रवेश नहीं करेगा। मतलब हमारा रक्षक कह सकते हो ऑरा को, सुरक्षा कवच, रक्षा कवच होगा। ठीक है। तो ये ऑरा है। अगर हम इसे एक बार सोच के देखें, विजुलाइज करके देखें, तो बड़ा क्लियर हो जाता है कि हमारी बॉडी के बाहर हमारी 7 बॉडीज और है, 7 पतली बॉडी। पतली पतली पतली। अच्छा, जो कलर आपने बताया जो कि कलर कलर बताया। के बेसिस पे हमारी ऑरा हो गई। ठीक तो है। वो सारी बॉडीज जो हैं वो एक थिकनेस लेके आती है। तो हो सकता है किसी का ऑरा इतना मोटा हो, किसी का ऑरा इतना मोटा हो। अच्छा ऐसे भी होता ठीक है। है, वो डिपेंड करता है ना किसी का ऑरा कितना स्ट्रांग है। ओह। अब शरीर भी तो मोटे मोटे होते हैं ना ठीक है, किसी का पतला है, किसी का मोटा है, हाँ। कितना फैट है उसमें, कैसी बोन है, हाँ उसी से हिसाब उसी से। तरह से किसका कौन सा चक्र कितना स्ट्रांग है, उस हिसाब से उसका वो वाला चक्र के हिसाब से ऑरा उतना बड़ा होता है, उतना मोटा होता है। अच्छा, तो सर हम कह सकते हैं चक्र हमारे जितने बैलेंस होंगे ऑरा हमारी उतनी स्ट्रांग होगी। बिल्कुल सिंपल। अब टूटता कैसे ऑरा? बहुत सिंपल चीज़ें बताता हूँ। शरीर पर कोई भी छोटा मोटा भी कट लग जाए, हम शेव करते हैं, कट लग जाता है कई बार, वो भी ऑरा तोड़ देता है। अच्छा। थ्रेडिंग कराते हैं, वैक्स करवाते हैं, ठीक है। अब मैं फीमेल्स पे आ गया हूँ। हाँ तो कई बार होता है ना, स्किन थोड़ी सी रैश हो जाती है, हाँ, ऑरा कट टूट गया, लग गया, ऑरा टूट जाता ऑरा है। टूट गया। कोई भी कट अगर आपके स्किन पे लगा है तो इसका मतलब आपका ऑरा टूटा है, नंबर 1। ओके। एक कारण तो कट हो गया, वो चाहे आप किचन में कर रहे हो, चाहे सुई चुभ गई सिलाई करते हुए, या कुछ भी हुआ, कांच चुभ गया, कुछ भी हुआ, यहाँ तक कि अगर मान लो दिवाली में अगर पटाखा फट लग जाए और गया, हाथ जल जल गया। गया, तो वो भी तो स्किन को इफेक्ट कर गया ना, तो आपको ऑरा टूट गया।
एक कारण तो यही हो गया। दूसरा कारण हो गया कि जब हमारे इमोशंस बहुत हाई होते हैं, ईदर वी आर वेरी हैप्पी और वी आर वेरी सैड। और गुस्सा, हाँ, गुस्सा भी उसी में आ जाता है। देखो, घर में किसी बच्चे का जन्म हुआ तो वी आर वेरी हैप्पी, हाँ, किसी की मृत्यु हुई तो वी आर वेरी सैड। गुस्सा आया हुआ है, तोड़ फोड़ कर देते हैं, तो इसका मतलब हमारा ऑरा टूट गया। सो इसीलिए कई बार ये भी होता है कि कई लोग ना अपने आप को आइसोलेट कर लेते हैं, और जब वो आइसोलेट करना चाहते हैं दूसरों को अपना कंसर्न दिखाते हुए कहते हैं कि क्या हो गया, कैसा हो गया, चलो ऐसा कर लेते हैं, वैसा कर लेते हैं, पर वो कहीं कंट्रोल में नहीं आते, वो और उग्र हो जाते हैं। तो उस समय में जिसकी जैसी प्रवृत्ति है उसको वैसा ही होने दो। अगर कोई शांत रह के, चाहे वो 2-3 घंटे ले ले, अपने आप को ठीक कर सकता है तो उसको होने दो ठीक, वो टाइम दो उसको। तो एक तो ये इमोशंस आ गए। अब तीसरा फैक्टर क्या आ गया, अगर आप किसी ऐसी जगह पे हो जहाँ पर बहुत ज़्यादा इंटॉक्सिकेशन हो रही है, मतलब आप कर रहे हो या नहीं कर रहे, हाँ, कोई लोग पीते हैं, हाँ, एक गैदरिंग हो रही है, हाँ, 50 लोगों की, जिसमें 20 लोग पी रहे हैं, 30 नहीं पी रहे, जैसे क्लब्स हो गए, कहीं पे भी हो गया, घर पे भी गैदरिंग्स होती हैं, हाँ, ठीक है। पैसिव स्मोकिंग होती है ना, हाँ, स्मोकिंग 10 लोग कर रहे हैं पर उसका असर सब पे 50 जा पे रहा हो है, धुआं उड़ रहा है। तो वो भी आपका ऑर्डर टूटता है। तो जैसी संगति बचपन से सिखाया जाता है ना, संगति अच्छी करो, संगति अच्छी करो, वो ऑरा की वजह से सिखाया जाता है। और हालांकि आज की मदर्स को भी नहीं पता होगा कि क्यों समझाती हैं कि वो ऑरा में इम्पैक्ट करता है, बट एक्चुअली ये हमारे बुजुर्ग इस वजह से कराते थे। तो ये ऑरा को तोड़ता है। सो दिस इज़ अनदर फैक्टर। ये 3 ही फैक्टर बेसिकली। तो सर जैसे कट लगा, तो जब तक वो कट हील नहीं हुआ उतने टाइम के लिए ऑरा टूटी रहेगी फिर? हमारा जो प्लेटलेट्स हैं यही तो करती हैं, स्किन रिपेयर करती हैं ना। हाँ, तो बस एक दिन की बात है, अपने आप को ठीक करो और कोशिश करो उस टाइम में बाहर मत जाओ, बाहर मत जाओ। कोशिश करो। अब मान लो आपका तो ऑफिस में ही हो गया, तो कट लग गया तो ठीक है, बैंडेड करो, कुछ करो अपने आप को। फिर वही बात है, नेक्स्ट डे जब नहाने लगे हो, या अगर आप रात में नहाते हो तो नमक, हल्दी, नमक वाला इत्र। पानी, हाँ, क्योंकि देखो हल्दी का काम क्या है, हाँ, वो एंटीबायोटिक है, Antibiotic। वो रिपेयर करेगा, ठीक है। तो आप उसको यूज़ करो, बस। नज़र उतार लो। सर नज़र उतारने का आप प्लीज़ बता दो, क्योंकि नज़र तो एक ऐसी चीज़ है, हर घर में हर इंसान बिलीव करता है उसमें। और मेरी भी मम्मी ज़्यादातर नज़र उतारती है घर पे, इधर भी मेरी इन लॉज में भी और घर पे भी। कई बार देखा गया है कि नज़र, एक बार मेरे को हेडेक हो रहा था बहुत ज़्यादा शादी के टाइम पे, उससे थोड़े पहले 1-2 दिन पहले की बात होगी, और मुझे बिल्कुल आराम नहीं हो रहा था। और फिर मेरी मासी ने मेरी नज़र उतारी, उन्होंने एक कॉटन ली, उसकी बत्ती बनाई, सरसों के तेल में डाली, निचोड़ी, अच्छे से निचोड़ी ताकि उसमें कुछ भी रह ना जाए, उसको मेरे ऊपर 7 बार घुमाया। एंटी क्लॉकवाइज, हाँ, एंटी क्लॉकवाइज नहीं, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज पहले एंटी क्लॉकवाइज करते हैं ताकि अच्छा। जो है वो उतर जाए। सर और सही फिर- तरीका फिर- आप बता फिर देना। देखो, अभी तक बिल्कुल ठीक था। हाँ। पहली बार 7 बार एंटी क्लॉकवाइज करते हैं अच्छा, ताकि जो है हाँ। वो निकले, ओके, और उसके बाद क्लॉकवाइज करते हैं जैसे कि आपके ऑरा को प्रोटेक्ट किया जा रहा है। 7 बार एंटी क्लॉकवाइज, 7 बार 7 बार clockwise। क्लॉकवाइज, ओके। ओके। और उसके बाद उसको जलाते हैं। हाँ सर, उन्होंने जलाया और पर उन्होंने फट, एंटी फट, नहीं फट, फट किया, करके आवाज़ करते फट फट फट, और वो इतना ज़्यादा ब्लो करने लगी, आप मानोगे नहीं सर, वो करते ही सार 5-10 मिनट में मेरा सर दर्द ही चला गया, एंड आई वाज सो अमेज्ड। ऑन अ लाइटर नोट, शादी से पहले तो सर दर्द होना ही था। ये भी ठीक है ये सर। किसी के साथ भी होता है। और सर ऐसे ही जैसे घर में मैं हूँ, मेरा भाई है, जैसे तरुण है, हम सब है, तो मम्मी इकट्ठे सोचती है कि सबकी नज़र एक ही दिन पे उतार दूँ। किसी की सेम बत्ती, उतना ही उसके अंदर तेल सबका निचोड़ा गया है, किसी की बहुत किसी की ज़्यादा कम, ब्लो कर रही किसी की है, ज़्यादा। किसी की नॉर्मल है, तो वो भी देख के पता चलता है कि नज़र तो भाई होती है। देखो, मेटाबॉलिज्म हर किसी का अलग है, हाँ सर, हर किसी का मेटाबॉलिज्म अलग है, हर किसी का ऑरा अलग है। तो जिसका जितना ब्रेक हुआ, जितना जिस पे इम्पैक्ट आया, उतनी वो फटफट करेगी। और सबसे ज़्यादा ट्यूसडे और सैटरडे को करना चाहिए। ओके, अच्छा। बट अगर किसी की ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है, जैसे देखो, अब आप अपने आप को देख के देखोगे ना, आप रोज़ लोगों की नज़रों में आते हो। राइट, करेक्ट। जब रोज़ लोगों की नज़रों में आते हो, आप अंदर से कैसे हो वो नहीं किसी को पता, आप बाहर से कैसे दिखते हो वो सबको दिखता है। तो आइडियली आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप रोज़ ही ऐसा कुछ कर लो। और इसीलिए मैंने आपको बोला, अगर नज़र नहीं उतर सकती तो वो सेंधा नमक वाला तो डेली करो। सर नज़र का आप बता ही दो अब तो, कि एक तो ये अगर हो गया daily कर बत्ती सकते हो, वाला। बत्ती वाला हो गया। दूसरा क्या करते हैं लोग, क्या करते हैं, नमक से भी वार लेते हैं। वो क्या होता है, देखो, अब
ट्यूसडे और सैटरडे को बेसिकली ये वाला करना चाहिए। अगर आप डेली भी करते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर ज़्यादा माना जाता है ट्यूसडे और सैटरडे का, ठीक है। इसके अलावा लोग क्या करते हैं, एक शॉर्टकट होता है कि नमक लिया और नमक के साथ भी 7 बार एंटी क्लॉकवाइज और 7 बार क्लॉकवाइज किया और उसको जाके पानी में बहा दिया। हाँ। अब एक चीज़ और होती है, मिर्ची वाला भी होता है। मिर्ची वाला भी। बट एक चीज़ और समझना, एक गलती हम सारे करते हैं, ये नज़र उतारी जाती है घर के अंदर। मिर्ची जलाते हैं। नहीं, जो ये वाला भी था, कॉटन वाला भी था, ये घर के अंदर किया जाता है। हाँ, घर के अंदर सब करते हैं, सब ठीक है? कुछ घर के। आइडियली घर के बाहर करना चाहिए। आप सोचो आपकी नेगेटिव एनर्जी यहाँ से उतरी और यहाँ गई, फिर आ जाएगी। तो सर जल के खत्म नहीं होगी वो? अच्छा, कहीं ना मतलब कहीं निकल रही है पर धुआं निकला ना, कुछ तो रेजिडुअल बचा ना, तो वहीं पर तो रुक गया। तो बाहर कर सकते हैं या टेरेस पे जाके कर सकते हैं। टेरेस पे कर लो, बालकनी में कर लो, कहीं पे भी कर लो। हम जो जलाते हैं, कोशिश ये करनी चाहिए, जैसे एक ना मिट्टी का कटोरा आता है, उसको कसोरा कहते हैं, उसमें थोड़ा सा कपूर डाल दो, और जब ये करते हो तो उस समय उसको आग लगा के उसी में वो बत्ती डाल दो, उसी में स्वाहा हो जाएगी। उसको ऊपर से ढक दिया, एक उसकी प्लेट भी आती है ऊपर से, उसी को ढक दिया। बाद में जब हो जाए, ठंडी पड़ने के बाद उसको थ्रो कर दिया, ट्रैश कर दिया, दैट्स इट। इसको घर से बाहर करना चाहिए, घर के अंदर नहीं करना चाहिए। मिर्ची वाली भी करते हैं। मिर्ची वाली में क्या होता है कि अगर आप, जैसे हम गैस पे जला देते हैं, और गैस तो हमारे हर पेट में जाता है सारा खाना उसके थ्रू, तो हम क्या कर रहे हैं, हम उसी पे जला देते हैं, और उसकी नेगेटिव एनर्जी कहाँ जाएगी? जल के कुछ तो तत्व आएगा उस बर्नर के अंदर, हाँ। तो नहीं होना चाहिए ना सर। इसीलिए मैंने बोला वो कसोरे में करना चाहिए। ओह। तो ये गलतियाँ हमारे घरों में होती हैं, नॉर्मली होती हैं, तो ये चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। सर नज़र उतारते हुए उस नमक को या मिर्च को भी नहीं देखना चाहिए? नहीं, ऐसा तो नहीं, देखे बिना कैसे करोगे? हाँ, कुछ कहते हैं कि उसे मत देखो वरना वो आपके अंदर आ जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं है, देखे बिना तो कैसे ही हो जाएगा। पर हाँ, जिसके ऊपर से वो किया जा रहा है, वो इतना फास्ट की जानबूझ के किया जाता है ताकि वो देख ना पाए उसकी तरफ, ओके। ठीक है। पर जो कर रहा है वो तो देखेगा हैंडल कर ही, रहा है ना उसको, तो वो तो बिना देखे कर ही नहीं सकता ना। और सर उस वक्त चुप भी रहना चाहिए क्या? ऐसे मम्मी बोलती है कि जिसकी उतर रही है नज़र वो चुप, चुप बिल्कुल रहते हैं, बोलना नहीं है। काम एंड कंपोज तो आप कंपोजर तो जहाँ मर्जी लगाओ, उस समय तो आप जो मर्जी सोचो, बट ये है कि हाँ, अगर आप चुप रहोगे तो फिर आपकी वो एनर्जी भी बाहर नहीं निकलेगी जो आपके अंदर है। तो सर आजकल यूट्यूब पे बहुत सारे पॉडकास्ट मैंने देखे हैं, लोग क्लेम करते हैं हमने 30,000 PLR करे हैं, 50,000 करे हैं। तो आप बताओ आपने कितने करे हैं और क्या सच है ये? सच कैलकुलेशन होती है। हाँ जी। देखो, महीने में 30 दिन अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। 30 दिन में से मैं 30 दिन तो कर नहीं सकता। मुझे अपने घर को भी टाइम देना है, राइट। मुझे हीलिंग भी करनी है, मुझे सोना भी है, और मुझे पॉडकास्ट में भी आना है, ठीक है। तो एक दिन में एक ही मैक्सिमम हो सकता नहीं, हम 2 करते हैं। अच्छा। हम 3 भी कर लेते हैं। ऑनलाइन हम 3 कर लेते हैं, अगर ऑफलाइन है जो हमारे सेंटर पे आते हैं तो हम 2 कर लेते हैं, ठीक है। क्योंकि वहाँ पर सिर्फ PLR नहीं होता, डिस्कशंस भी होती हैं, ठीक है। तो अगर मैं महीने के 50 लगा लूँ तो 1 साल में 600 हो गए। अब मेरी अगर एज 40 है और मैं इसको 10 साल से भी कर रहा हूँ, तो मैंने साल में कितने किए थे? 600। तो 10 साल में कितने किए मैंने? 6,000। 20 साल में कितने किए? डबल हो गया सर, 12,000। इससे ज़्यादा कोई कर नहीं सकता, एनर्जी लगती है। हाँ, मतलब ये तो बहुत इलॉजिकल सा नंबर हो गया कि 50,000 अब कर कोई दिया। ये सोचो कि जो 40-45 का है और वो बोल दे मैंने 50,000 किए, 30,000 किए, सो गॉड नोस, मुझे नहीं पता कैसे किए। तो ये अब आप उनसे पूछिए। सर इसका प्रोसेस क्या होता है, कैसे होता है? आप जैसे आपने हमारा जब ऑफ डिस्कशन चल रहा था ऑफलाइन, तो आपने बोला था कि आप हॉरोस्कोप भी चेक करते हैं, तो आप इसी प्रोसेस में पहले हॉरोस्कोप देखते हैं या अलग से करते हैं? वो कैसे करते हैं? देखो, कोई भी इंसान मेरे पास आया ना, मैं तो ये मान के चलता हूँ कि PLR कराने के लिए क्यूरोसिटी की वजह से बहुत कम लोग आते हैं। स्पिरिचुअलिटी में लोग खिंच रहे हैं तो क्यूरोसिटी हो सकती है, बट अगर मान लीजिए मैं साल में 600 कर रहा हूँ तो मुश्किल से 6 लोगों के अंदर होगी, बाकी लोगों में तो नहीं होगी क्यूरोसिटी। वो बाकी सारे लोग तो किसी न किसी प्रॉब्लम की वजह से आ रहे हैं ना, राइट। तो मैं क्या करता हूँ, मेरा प्रोसेस, मेरा तरीका ये है कि मेरे पास जो आया है वो तो अपनी प्रॉब्लम बाद में बताता है। मैं कोशिश करता हूँ उसकी डिटेल लेके पहले मैं उसकी हॉरोस्कोप बनाऊँ, क्योंकि हॉरोस्कोप बताती है कि उसकी कुंडली में उसको क्या मिलना था और क्या नहीं मिलना था। तो एक तो क्वेश्चन ये निकल आएगा कि उसको क्या नहीं मिलना था, तो ये क्यों नहीं मिला,
मैं ये जानना चाहता हूँ। तो चलो उससे तो पास्ट लाइफ का कनेक्शन निकल आता है कि चलो किसी की शादी नहीं होनी थी, किसी के बच्चे नहीं होने थे, किसी को ग्रोथ नहीं मिलनी थी, तो क्यों नहीं मिली भाई, क्या किया पास्ट लाइफ में, तो वो तो बात समझ में आ गई। अब कोई ऐसी चीज़ निकल आए जो कुंडली कहती है कि आपकी शादी होनी चाहिए थी पर हुई नहीं, आपकी शादी 25 से 30 के बीच में होनी चाहिए थी पर 40 साल के हो गए हमारी तब भी नहीं हुई, ओके तो क्या है, तो ऑरा बता देता है। तो यानी कि कुंडली भी बताती है, ऑरा भी बताता है, फिर उसके डिस्कशन होती है। तो ये कई बार ये भी 1-2 घंटे का प्रोसेस होता है कि हम बात ही करते हैं। और बात करने के बाद फिर पता चलता है कि हम सेशन कर रहे हैं या सेशन नहीं कर रहे हैं। तो सेशन कर रहे हैं तो और 2 घंटे लगा लीजिए, तो 4 घंटे हो गए। और अगर सेशन नहीं कर रहे तो फिर उनको रेमेडी या जो भी मैं उनको प्रिस्क्राइब करूँगा वो तो करूँगा ना। तो चाहे सेशन हो या ना हो, पर वो कम से कम 2 से 3 घंटे का एक्सटेंसिव जो डिस्कशन है वो तो होना ही होना है। तो उसमें आपकी हॉरोस्कोप भी आ जाती है, आपका ऑरा भी आ जाता है, और फिर आपका सेशन भी आ सकता है। सो इट ऑल डिपेंड्स, ऐसे होता है। सर हमने आपके साथ 2 पार्ट शूट किए, जो टॉपिक हम आपको दे रहे हैं बोलने के लिए आपके पास हर चीज़ का इतना डिटेल्ड में आंसर है, और ऐसा भी नहीं कि सर आपने कुछ भी लॉजिकली बोला है, प्रॉपर साइंटिफिक रीज़न के साथ, लॉजिकल के साथ सारी बात की। हम खुद ही इतने कन्विंस हो गए हैं। तो मतलब सर इतना सारा ज्ञान ये ज्ञान नहीं है, दिस इज ऑल एक्सपीरियंस। राइट। ठीक है, एक्सपीरियंस होगा, किया होगा तो बता पाओगे। राइट। अब देखो एक बात बड़ी सिंपल सी है, आप हो सकता है दिमाग में क्वेश्चंस फ्रेम करते हो, मैं आंसर्स फ्रेम नहीं कर सकता। राइट। और क्वेश्चन भी अगर आपने मान लीजिए 10 फ्रेम कर लिए, तो जब मैं आंसर आपको दूंगा तो उसमें से भी क्रॉस क्वेश्चंस होते हैं। हाँ। तो वो क्रॉस क्वेश्चंस के आंसर्स कहाँ से आएंगे, एक्सपीरियंस ही आएंगे। राइट। और जो भी रैंडम मैं आपको एग्जांपल्स दे रहा हूँ वो किए होंगे तभी तो दे रहा हूँ। तो सर मतलब टाइम का तो हमें पता ही नहीं लगा, और बहुत सारे क्वेश्चंस भी थे जो हम नेक्स्ट पार्ट में अगर करना चाहे तो करेंगे कभी। आपसे फिर से आप टाइम निकाल के आना हमारे पास। और मैं ऑडियंस को भी ये कहूँगा कि अगर आपके पास कोई भी डाउट्स हैं, कुछ भी है, तो आप कमेंट्स में लिख देना, और सर की डिटेल्स भी हमने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दी है, तो आप इनको भी डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो। तो सर थैंक यू सो मच फिर से आने के लिए, और बहुत मज़ा आया हमें। इवन बहुत मुझे अच्छा तो टाइम लगा। का पता ही नहीं चला। हाँ जी। मैंने अपनी टीम से पूछा कि कितनी देर का शूट हो गया है, उन्होंने मुझे टाइम बताया, मैंने कहा इतना हो गया, मुझे तो लगा अभी तक आधा ही घंटा हुआ होगा। सो गाइस सर की डिटेल्स हमने डाल दी है डिस्क्रिप्शन में। आपकी कुछ भी प्रॉब्लम है, कुछ भी आपको जानना है, सर के पास हर चीज़ का जवाब है। चाहे आपकी कुंडली से रिलेटेड है, आपको पास्ट लाइफ से रिलेटेड है, आपको ऑरा स्ट्रॉन्ग करानी है, रीकी है, हीलिंग है, मतलब मैं जितने नाम जानती हूँ वो तो सर ने सब कुछ बता ही दिए। बाकी आप लोगों ने भी पॉडकास्ट देख लिया, तो डिस्क्रिप्शन में सर की डिटेल्स है, वहाँ से जाके आप सर को कॉन्टैक्ट कर सकते हो। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर।